Hello everyone. This is the lecture 8 of the acid bases and salt for class 12 class 10 students, and welcome you all. I welcome you all to the Singh Pathshala online classes. So in the very last lecture I have given you some homework. Okay, this question was the homework. In the last lecture we have discussed about the nature of the salt, how we determine the nature of salt. For determining the nature of the salt we should know from which acid and base it is made up of. ठीक है, कि वो जो salt है जिसका हमें nature बताना है वो किस acid और किस base से मिलके बना हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए उसे बताने के लिए. तो मैंने कुछ एग्जांपल या होमवर्क दिया था आपको, तो जिन लोगों ने किया होगा आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं सभी को करके दिखा देता हूँ. इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जितने भी नीचे सॉल्ट दे रखे हैं, आई थिंक 1 to 12, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए सभी में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ए पार्ट हमें ये बताना है, बी पार्ट कौन सा बेस प्रेजेंट है, सी पार्ट उसका नेचर क्या होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या क्या होगा. तो चलिए भाई बात करते हैं सबसे पहले. सो वेरी फर्स्ट इज सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले MgCl2. MgCl2 में आप लोग बताओगे कि एसिड कौन सा प्रेजेंट है भाई इसके अंदर MgCl2 में. तो आपको पता है कि एसिड का जो एनायन होता है, ठीक है, अगर सॉरी एसिड का एनायन नहीं, जो सॉल्ट का एनायन होता है वो एसिड से आता है. MgCl2 को अगर ब्रेक करके लिखें तो इसके अंदर Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव आइंस होंगे. तो ये Cl नेगेटिव आइन कौन से एसिड से आया होगा, तो तुरंत Cl नेगेटिव दिमाग में आता ही आपको याद आना चाहिए. HCl एसिड होता है जिसके अंदर Cl नेगेटिव एनायन होता है, तो इसके अंदर एसिड HCl रहा होगा. जो बेस है तो Mg2 पॉजिटिव किस बेस में मैग्नीशियम होता है, तो वो भी तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, MgOH द होल ट्वाइस भाई. ओके, तो हमें एसिड भी पता लग गया, बेस भी पता लग गया. अब नेचर ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा उसके लिए हमें एसिड और बेस का नेचर पता होना चाहिए. HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और MgOH द होल ट्वाइस एक स्ट्रॉन्ग बेस है. भाई ये याद करना था आपको, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या वीक बेस कौन से होते हैं. इसे याद करने का तरीका बड़ा आसान मैंने आपको बताया था कि एसिड्स के लिए जो भी कार्बन कंटेनिंग एसिड होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, वो सारे ही वीक एसिड होते हैं. उनके अलावा बाकी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं केवल H3PO4 को छोड़ के. और बेसिस में मैंने बताया था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है. मतलब वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट आपके सिलेबस में जो हैं उनमें केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको याद रखना है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, बाकी सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे भाई. तो हमें समझ में आ गया, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनने वाला सॉल्ट फिर कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा. तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो चुका. अब उसके बाद में, ठीक है, सेकंड इज सोडियम एसीटेट, CH3COONA. तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा एसिड से मिलके बना हुआ है, तो वो मैं बता देता हूँ, एसिटिक एसिड. ओके, और कौन सा बेस है, NaOH. और नेचर क्या होगा, नेचर बताने के लिए हमें एसिड और बेस का नेचर पता होना चाहिए. एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है बिकॉज कार्बन कंटेनिंग एसिड है. NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा ये. चलिए तो आगे देखते हैं. थर्ड वन, आई थिंक थर्ड इज अमोनियम क्लोराइड. तो इसमें एसिड कौन सा है, इसमें एसिड HCl है. ओके, इसमें बेस जो है वो NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. और नेचर ऑफ द सॉल्ट अगर हमें बताना है तो उसके लिए हमें एसिड बेस का नेचर पता होना चाहिए. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस. अभी ऊपर ही बताया था यही इकलौता बेस है वीक बेस जो आपको ध्यान में रखना है. वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आपके सिलेबस में एक ही है,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो कैसा सॉल्ट हो गया, ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। चलिए नाउ वी सी फोर्थ वन। फोर्थ इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हमें पता होना चाहिए इसमें एसिड कौन सा है। इसमें एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। जो बेस है इसके अंदर वो होगा COH द होल ट्वाइस, जिसे स्लिक्विड लाइम भी बोलते हैं। एंड नेचर बताने के लिए हमें एसिड और बेस का नेचर पता होना चाहिए। एसिड कार्बन कंटेनिंग एसिड वीक एसिड, COH द होल ट्वाइस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया ये। नाउ फिफ्थ इज K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इसके अंदर एसिड जो होगा वो होगा H2SO4। ठीक है, एनाइन देख के हमें एसिड का पता लग जाएगा और कैटाइन देख के हमें बेस का पता लग जाएगा। और बेस इसके अंदर होगा KOH। नेचर ऑफ द सॉल्ट अगर हमें बताना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एसिड और बेस का नेचर पता होना चाहिए। एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इसके अंदर कार्बन नहीं है। KOH स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होगा भाई, न्यूट्रल। हम नेक्स्ट देखते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये आसान क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिए होंगे और आप सभी के ज़्यादातर लोगों के सही जा रहे होंगे। क्रॉस चेक कर लो भाई, कभी यहीं से देख के बाद में मत करना। तो एसिड, अगर इसमें एसिड की बात करें तो H2CO3 होगा कार्बोनिक एसिड, और बेस होगा NaOH। और अगर हमें नेचर बताना है तो हमें एसिड बेस का नेचर देखना होगा। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कैसा हो गया सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट हो गया। चलिए और देखते हैं। सेवंथ इज अमोनियम कार्बोनेट। सेवंथ इज अमोनियम कार्बोनेट। और इसमें कौन सा एसिड होगा, कार्बोनेट देख के हमें पता लग रहा है इसके अंदर कार्बोनिक एसिड होगा। ओके, बी जो बेस है, ठीक है, तो बेस के बारे में इसमें अमोनियम आयन देख के हमें पता लग गया बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ द सॉल्ट बताने के लिए हमें एसिड बेस का नेचर पता होना चाहिए। और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, जिसका नेचर क्या होगा भाई, कोई भी न्यूट्रल नहीं बोलेगा, ये कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। इसे खासकर याद रखें, इट कैन बी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एट्थ वन, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट में एसिड कौन सा होगा, एसिड होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बेस कौन सा होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ लाइम, हाँ मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, नहीं सॉरी, मिल्क ऑफ लाइम नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसे। तो नेचर ऑफ द सॉल्ट बताने के लिए हमें एसिड और बेस का नेचर पता होना चाहिए। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, MgOH द होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कैसा हो गया हमारा, न्यूट्रल। नाउ नेक्स्ट नाइन्थ वन। तो नाइन्थ है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में एसिड जो होगा वो नाइट्रेट आयन देख के हमें पता लग गया HNO3 नाइट्रिक एसिड। बेस क्या होगा, कैटाइन देख के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। नेचर बताने के लिए हमें एसिड बेस का नेचर पता होना चाहिए। तो एसिड हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमारा सॉल्ट कैसा हो गया भाई, न्यूट्रल हो गया। नाउ टेंथ वन।
तो 10th है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में एसिड जो होगा H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, बेस होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और नेचर ऑफ द सॉल्ट बताने के लिए मैं एसिड बेस का नेचर पता होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। इससे क्या आ जाएगा, नेचर आ जाएगा, ये सॉल्ट होगा एसिडिक। नाउ नेक्स्ट 11th वन इज पोटेशियम कार्बोनेट। K2CO3। इसमें अगर एसिड की बात करें तो एसिड होगा इसके अंदर कार्बोनिक एसिड। बेस की बात करें तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेचर बताने के लिए हमें एसिड बेस का नेचर पता होना चाहिए। कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो नेचर इसका बेसिक होगा। सो लास्ट एग्जांपल आई थिंक बेकिंग सोडा NaHCO3। NaHCO3 इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। बेकिंग सोडा बनता कैसे है, प्रिपरेशन, इसके यूजेस, इन सब के बारे में बात करेंगे, पर अभी के लिए इसका नेचर बताएंगे हम। तो बेकिंग सोडा में आपको देख के पता लग रहा होगा कि इसके अंदर एसिड कौन सा प्रेजेंट है। इसके अंदर एसिड जो प्रेजेंट है SCO3। ठीक है, CO3 H2CO3 में होता है। तो ये यहाँ से आया है, एसिड है कार्बोनिक एसिड जो बेस है इसके अंदर। NaOH हो गया बेस। और यहाँ पे नेचर की बात करें तो नेचर के लिए हमें एसिड बेस का नेचर पता होना चाहिए। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड एंड NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सॉल्ट हो गया कैसा, ये बेसिक सॉल्ट होता है। बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने सारे क्या कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए। सॉल्ट का नेचर अब हम आसानी से बता सकते हैं, कौन से सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलके बना हुआ है, हम ये भी बता सकते हैं। तो ये इजी था भाई। अब सॉल्ट्स के बाद में अब हमें जो टॉपिक आज का हमें स्टार्ट करना है, डेट इज द फैमिली ऑफ द सॉल्ट्स। ठीक है, फैमिली ऑफ द सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स की फैमिली जो होगी वो दो तरीके से सॉल्ट्स की फैमिलीज का नाम रखा जाता है। ठीक है, सॉल्ट्स की फैमिली दो तरीके से हो सकती है, बेस्ड ऑन द कैटायन एंड बेस्ड ऑन द एनायन। बेस्ड ऑन द कैटायन and these are based on the anion। तो देखिए, कैटायन के बेसिस पे अगर हम बोलना चाहें तो देखिए, अगर कोई से भी ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स है जिनके अंदर सेम कैटायन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर सेम कैटायन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, जैसे K2SO4, KNO3, KCl। तो इन सब के अंदर क्या है, इन सब के अंदर एक ही कैटायन है, कंटेन्स ऑल सॉल्ट्स कंटेन्स K+ आयन। सबके अंदर जो कैटायन है वो सेम है। तो इन सॉल्ट्स को किस फैमिली में हम रख सकते हैं, इन्हें बोल सकते हैं ये सारे पोटेशियम सॉल्ट्स हैं। ये सारे क्या हैं, पोटेशियम सॉल्ट्स हैं। तो ये आसान चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आप ऐसे ही, अगर एनाइन की बात की जाए, एनाइन की बात की जाए तो उसमें भी बोला जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें अगर NaCl, KCl, ओके, MgCl2, CaCl2, तो इन सब सॉल्ट्स के अंदर क्या है, इन सब सॉल्ट्स के अंदर ऑल सॉल्ट्स कंटेन, इनके अंदर एनाइन सेम है। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन। ओके, Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव को क्लोराइड आयन बोलते हैं।
तो ये सारे सॉल्ट्स कैसे हो गए, इन सभी सॉल्ट्स को बोल सकते हैं क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये इनकी फैमिली हो गई क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली। तो ऐसे ही आप बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो हमेशा जो एक सिंगल सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ले लें, फॉर एग्जांपल Na2SO4 अगर हमने ले लिया, तो ये हमेशा दो फैमिलीज को बिलोंग करेगा। कैटायन के अकॉर्डिंग तो ये सोडियम सॉल्ट्स को बिलोंग करेगा, और एनाइन के अकॉर्डिंग ये सल्फेट सॉल्ट्स को बिलोंग करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है किसी भी सॉल्ट की फैमिली बताना। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन्हें कैटेगराइज करो, फैमिलीज में अलग अलग रखो, तो आप लोग रख सकते हो भैया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इतनी खिचड़ी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी स्टार्टिंग से लेके, एसिड ये होता है, एसिड वो होता है, एसिड ये, पीएच के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बट इनका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है, या कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में ये अप्लाई हो रही हैं ये सारी चीज़ें, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं भाई। सो आवर टॉपिक इज, ओके, सो आवर टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ pH in our day to day life। डे टू डे लाइफ, तो भैया अब हम देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का क्या रोल है। ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में पीएच क्या क्या रोल प्ले करती है, ठीक है, कहाँ कहाँ, तो ये सब देखेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे पीएच सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ह्यूमंस और एनिमल्स पीएच के लिए कैसे सेंसिटिव हैं इसके बारे में बात करते हैं। पीएच सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सो इन ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ द ब्लड या बॉडी, जो मर्जी बोलो, ब्लड और बॉडी इज अराउंड 7.4 टू 7.8। तो हमारे ब्लड का या बॉडी का पीएच जो होता है वो 7.4 से लेके 7.8 के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो अगर ये पीएच चेंज हो जाए, अगर 7.8 मतलब काफ़ी डिफरेंस हो जाए, 6 हो जाए या 9 हो जाए, तो फिर क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो क्या करना है, वो काम करना बंद कर देंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी पीएच के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एंजाइम, सारे नहीं, ज़्यादातर। तो अगर ये पीएच चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। इफ़ द पीएच ऑफ द बॉडी, तो लिख देता हूँ मैं, इफ़ द पीएच ऑफ द बॉडी डू नॉट लाई इन दिस रेंज, अगर इस रेंज में ना हो पीएच, इन दिस रेंज, देन the enzymes in the body becomes inactive। तो देखिए, छोटा सा पीएच चेंज होने से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इनएक्टिव। अब ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप बाहर से कुछ खा लो, ठीक है, कुछ खट्टा खा लो, एसिडिक खा लो या बेसिक खा लो, तो एकदम से बॉडी का पीएच चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, बफर सिस्टम होता है जिसका आपको नहीं पता है। बफर जो होते हैं वो पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, तो हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन ही रहता है। अगर थोड़ा बहुत खट्टा यानी कि एसिडिक या थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर आप खाते हो तो पीएच में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इवन कि अगर पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, हम इतने सेंसिटिव हैं कि अगर पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो कितना
ऑक्सीजन कंटेन करेगा या कितना CO2 कंटेन करेगा, ये भी pH पे डिपेंड करता है। ओके, so that is why pH is important to us and we are much sensitive to the pH. अब आगे बात करते हैं एनिमल से रिलेटेड, तो वो चीज़ क्या होती है, that is the acid rain. ओके, acid rain कब होती है, when the pH, कब हम acid rain बोलते हैं रेन को, when the pH of rain water is less than 5.6. अगर pH 5.6 से कम होती है रेन वाटर की, तो तब हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं भाई। तो एसिड रेन होती कैसे है, ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू द, ठीक है, क्यों होती है, ड्यू टू द increased concentration of acidic gases such as CO2, NO2, SO2, SO3 and etc. in the clouds. तो अगर क्लाउड्स के अंदर क्या हो जाए, इन सभी गैसेस का, CO2, NO2, ये सारी एसिडिक गैसेस हैं, CO2, NO2, SO2, SO3, अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए अगर क्लाउड्स के अंदर, तो क्या हो जाता है, तब एसिड रेन होती है। अब आप पूछोगे सर ये गैसेस कहाँ से आती हैं, ठीक है, तो ये गैसेस कहाँ से आ रही हैं, ये जितनी भी गैसेस हैं ये, और ये SO3 वगैरह, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से आ रही है, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ ज़्यादा बेटर है तो मैं बोलूँ बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ओके, पेट्रोल एंड डीजल को बर्न करेंगे अगर हम, तो ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वहाँ से, और वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, क्लाउड्स में मिक्स होती हैं और एसिड रेन हो जाती है। ओके, और एक बात और, पेट्रोल और डीजल में क्या होता है, ये कार्बन तो मेन कंटेंट होता ही होता है, ठीक है, कोई भी फ्यूल हो उसका जो मेन कंटेंट होता है मेजरली उसके अंदर कार्बन ही होता है, और ये सल्फर या नाइट्रोजन के क्या डाले जाते हैं, इसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सल्फर या नाइट्रोजन होता है, तो उसकी वजह से NO2 और SO2 या SO3 भी मिल जाती है हमें। तो एसिड रेन के बारे में तो हमें पता लग गया, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट कैसे हैं, और कैसे एसिड रेन की वजह से एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, तो लिख लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो पहला इफेक्ट क्या है, दैट इज इट करोड्स the ancient historical monuments made up of marble। तो जो मार्बल की बनी हुई पुरानी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उसको क्या कर देता है, एसिड रेन जो होता है उससे कोरोड कर देता है, यानी कि उसकी जो, उसे डिग्रेड करना शुरू कर देता है, उसे डिग्रेड कर देता है, उसके जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे रिमूव कर देती है एसिड रेन, ठीक है। तो एग्जांपल है इन बिल्डिंग्स के, जैसे ताजमहल हो गया या स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, एंड मैनी मोर, बहुत सारे हो सकते हैं एग्जांपल। तो जब भी एसिड रेन होती थी, इंडिया में भी हुई थी एक बार एसिड रेन, तो क्या हो गया है, ताजमहल का तब से कलर ही बदल गया है, मतलब जब एसिड रेन होने से पहले कलर कुछ ज़्यादा ब्राइट था,
और एसिड रेन होने के बाद में वो कैसा हो गया, डल हो गया भाई कलर। तो अभी भी हमें बहुत खूबसूरत दिखता है खैर ताजमहल अभी भी, बट इससे पहले एसिड रेन होने से पहले वो और भी बढ़िया था। ओके, अब बात यह है कि ये मार्बल की मॉन्यूमेंट्स को इफेक्ट क्यों करती है, ठीक है, करोड क्यों करती है एसिड रेन। तो देखिए मार्बल क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मार्बल CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल बोलते हैं मेजरली। मार्बल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो अब आप बताइए कि अगर कोई एसिड होगा और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर वो कांटेक्ट में आए, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, बहुत पढ़ा हमने, ये रिएक्शन पढ़ी है, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन होती है। तो यहाँ रिएक्शन होने की वजह से वो बिल्डिंग्स क्या हो रही हैं, ठीक है, मोनूमेंट्स जो मार्बल की बनी हुई हैं वो कोरोड हो रही हैं। नाउ सेकंड थिंग, एसिड रेन का दूसरा इम्पैक्ट क्या है, हार्मफुल इम्पैक्ट, इट इज ऑन द लाइफ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। तो एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू एसिड रेन, वो जो पानी है, एसिड रेन जो भी है, जितना भी पानी होगा वो कहाँ जाएगा, नदियों में, ओशियंस में, वहीं जाता है ड्यू टू एसिड रेन। द एसिडिटी ऑफ द एसिडिटी ऑफ ओशियन एंड ओपन वाटर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उनकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो होता क्या है कि जो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं एंड द एक्वेटिक एनिमल्स एंड एज द एक्वेटिक एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। अब जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं, सो देयर सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट। बिकम डिफिकल्ट। तो देखो भाई, एसिड रेन से, जो एसिड रेन है वो कहाँ जा रहा है, वो पानी सारा ओशियंस में या लेक्स में, जो भी ओपन वाटर है उसके साथ मिक्स हो रहा है। तो उसके उस वाटर के अंदर एसिड का कंटेंट बढ़ रहा है। एसिड का कंटेंट बढ़ने की वजह से जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर पीएच में, वाटर की पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया तो वो जी नहीं पाएंगे, ठीक है, तो वो मर रहे हैं, ठीक है, उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया है एसिड रेन की वजह से। और एक बात बता देता हूँ मैं, तो जिस एटमॉस्फेयर में चीज़ें रहती हैं, अगर उनका एटमॉस्फेयर में चेंजेस होंगे तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें वैसा ही एटमॉस्फेयर चाहिए। तो अगर आप किसी तालाब में से कोई फिश को पकड़ के तुम सोचो कि मैं इसे एक्वेरियम में रख दूं, ठीक है, तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगी उसमें, बिकॉज तालाब के पानी और एक्वेरियम के जो वाटर है उनका जो कंटेंट है, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, सॉल्ट का कंटेंट है, एसिडिक, पीएच वगैरह जो है वो अलग अलग होंगी। तो वो जो फिश तालाब में रहती है वो तालाब में ही रह सकती है, और जो एक्वेरियम में रहती है वो एक्वेरियम में ही रह सकती है। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स बहुत पीएच सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो ये हो गया पीएच के बारे में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारा एक प्लेनेट है वीनस, ओके, तो वीनस के चारों ओर क्या है, किस चीज़ के क्लाउड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। तो ये आप बस ध्यान में रखोगे, वीनस इज सराउंडेड बाय क्लाउड्स ऑफ H2SO4। और आजकल न्यूज़ में अगर कोई बच्चा पढ़ता हो तो उसे पता होगा कि आजकल एक मतलब न्यूज़ में दिखाया गया था कि वीनस का जो H2SO4 के क्लाउड्स हैं वो क्या क्या होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो वाइड होते जा रहे हैं, किसी ने नोटिस नहीं किया था, 25 साल से अननोटिस थे वो, ठीक है, एकदम अननोटिस था, बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे, और वो काफ़ी मतलब काफ़ी डायमीटर में क्या हो गया है, वो बढ़ गए हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग।
तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है पीएच ऑफ द सॉइल। सॉइल की पीएच के बारे में बात करते हैं भाई। तो इसमें क्या है, द पीएच ऑफ द सॉइल should be nearly 7, nearly 7 मतलब न्यूट्रल for the optimum growth of the plants। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, जो मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है प्लांट्स की, वो उसी सॉइल में हो सकती है जिसका पीएच क्या हो, 7 के अराउंड हो, या जिसका पीएच क्या हो, न्यूट्रल हो। ओके। बट अब हो क्या रहा है, जो फार्मर्स वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पीएच है सॉइल का पीएच वो न्यूट्रल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या तो वो एसिडिक हो जाता है या वो बेसिक हो जाता है। तो ये भी लिख देते हैं, बाय यूजिंग excessive fertilizers, the pH of the soil becoming either acidic or basic। एसिडिक होता जा रहा है या बेसिक होता जा रहा है, तो ये एक बड़ी ही खराब चीज़ है, बिकॉज हम सॉइल को क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसे कैसे फिर सही करते हैं हम उसे, तो उसके बारे में बात करते हैं। इफ द सॉइल become acidic, then chemical substances, या मैं ज़्यादा बेटर है इसे लिखूं बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो बेस को डालेंगे तभी तो वो न्यूट्रल होगी, अगर वो एसिडिक हो गई है सॉइल तो। एंड द बेसिक सब्सटेंसेस such as quick lime, is CaO। ओके, सी क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आप लोगों ने देखा भी होगा, इसे चूना बोलते हैं, चूना आपने देखा भी होगा। ठीक है, वाइट पाउडर जो होता है जिससे वाइट वॉश किया जाता है वॉल्स को, तो वही चूने को क्या किया जाता है, सॉइल में भी डाला जाता है। और भी कुछ सब्सटेंसेस जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्लेकेड लाइम, etc. are added to soil to make it neutral। ओके, तो सॉइल को न्यूट्रल बनाने के लिए हम ये सारे बेसिक सब्सटेंसेस जो हैं, ठीक है, क्विक लाइम हो गया या स्लेकेड लाइम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इन सभी को हम सॉइल में ऐड करते हैं। और इसी प्रोसेस का एक नाम भी होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइमिंग ऑफ सॉइल। इसे लाइमिंग ऑफ सॉइल भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइमिंग ऑफ सॉइल। तो ईजी है भाई, ये एप्लीकेशन हमें समझ में भी आती हैं, लॉजिकल है। अब आगे बात करते हैं।
थर्ड एप्लीकेशन दैट इज पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पीएच का रोल क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, फूड को डाइजेस्ट करने में पीएच कैसे हेल्प करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो खाना हम खाते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में नहीं होता है जिसे हम मतलब डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकें वहाँ से न्यूट्रिएंट, ऐसा नहीं होता है। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उस फूड को, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले ब्रेक करके हमें उसे सिंपलर फॉर्म में लाना होता है। और सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए जो उसे ब्रेक करते हैं वो करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स हमारे स्टमक में जो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और भी बहुत सारे होते हैं, वो उसे ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए एंजाइम्स का यूज़ होता है। और एंजाइम्स को क्या होता है, एंजाइम्स को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है अपने काम करने के लिए। तो डेट इज़ वाई HCl is secreted in our stomach and it is helpful in the digestion process। तो इसी की वजह से HCl हमें हेल्प करता है डाइजेशन में। तो हम लिख लेते हैं इसे, द फूड वी take is in complex form, so during digestion it is converted into simpler form by various enzymes। एक आध का नाम भी बता देता हूँ मैं, such as trypsin and pepsin which requires, ठीक है, और इन एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, which requires acidic medium and that acidic medium, यानी कि यहाँ पे पीएच का रोल आ गया ना, जैसे ही एसिडिक मीडियम चाहिए तो मतलब पीएच का रोल आ गया, पीएच कम होनी चाहिए। एंड दैट एसिडिक मीडियम is provided by HCl। ठीक है, इन स्टमक, तो हमारे स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है वो ही एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि एंजाइम्स क्या कर सकें, आसानी से काम कर सकें। ओके, अब कभी कभार क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में HCl, हमारे स्टमक में HCl का अमाउंट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है भाई। तो उस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ बेस हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बेस डायरेक्टली वो NaOH या KOH नहीं, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो एडिबल हों, ठीक है, और माइल्ड हो, माइल्ड एंड एडिबल बेसिस का यूज़ किया जाता है। जैसे मिल्क और मैग्नीशिया हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ऐसे बेसिस को लेते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें एंटासिड्स बोलते हैं भाई। तो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम क्या, किन का यूज़ करते हैं, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। सो वो भी लिख लेते हैं, in case the amount of acid in stomach becomes more, ठीक है, becomes more than mild and edible bases such as बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिक होता है भाई, हमने ऊपर पढ़ा था, NaHCO3 एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
और भी बहुत सारे होते हैं, एक्सेट्रा आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज अ एक्सेसिव एसिड। जो भी फालतू एसिड होता है, ठीक है, जो ज़्यादा एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इन बेसिस का यूज़ किया जाता है। एंड these bases these bases are known as antacids, और इन्हें antacids बोला जाता है। ओके, सो दैट इज़ ग्रेट। तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। और हमारे जो बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सारा एक ही जगह नहीं होता है, आप लोगों को पता है। कुछ डाइजेशन का कहाँ होता है, पार्शियल डाइजेशन, कुछ तो जो डाइजेशन होता है हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, हमारे मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, बिकॉज हमारे मुंह में एक एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, अमाइलेज, वो स्टार्च को ब्रेक करना शुरू कर देता है। ओके, उसके बाद में कुछ डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है, और कुछ डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, और स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये आप याद रखोगे। द पीएच ऑफ द पीएच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज बेसिक। तो बेसिक होता है, और फिर बाद में हमारा फिर फूड वहाँ से कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद में हमारा फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। सो दैट इज़ फार अपार्ट फ्रॉम आवर कोर्स। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वो आप लोग अलग से बायो में पढ़ोगे। तो चलिए, फोर्थ एप्लीकेशन, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। तो जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है, टूथ डीके जो हो जाता है वो भी पीएच की वजह से ही होता है। यहाँ भी पीएच का रोल है, क्या रोल है, ठीक है, और इन्हें ठीक करने के लिए या उन्हें बचाने के लिए हम पीएच मतलब पीएच को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कैसे किया जाता है, तो उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया ऊपर बताना आपको। तो ये जो आंट एसिड्स लेते हैं हम, ठीक है, तो ये हमें कुछ देर के लिए रिलीफ तो दे देते हैं, एक्सेसिव एसिड से मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसे, बट इनका एक नुकसान भी है। ये कॉज पे काम नहीं करते हैं, मतलब एसिड प्रोड्यूस किस वजह से हो रहा है ये उस पे काम नहीं करते हैं, बस ये जो एसिड, एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हुआ है ये केवल उसे ही न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये जो एंटासिड हम लेते हैं तो कुछ देर के लिए तो हम सही रहते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा से हमें एसिडिटी हो जाती है, बिकॉज जो एसिड न्यूट्रलाइज हुआ उसकी वजह से अब और एसिड बनने लगता है। सो दीज आर नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, एंटासिड्स अच्छे नहीं हैं, बट कुछ एंटासिड ऐसे भी होते हैं जो कॉज पे काम करते हैं, मतलब वो अच्छे नहीं हैं जो एक्सेसिव एसिड को केवल न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो डेट एंटासिड्स आर नॉट सो गुड। वो अच्छे हैं जो दोनों पे काम करते हैं, एक्सेसिव एसिड को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज भी कर दें, और जिस वजह से वो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसे भी क्या कर दें, उसे भी रोक दें, ठीक है, वहाँ पे भी काम करे। तो ऐसे बहुत सारे एंटासिड्स हैं, आपने सुने होंगे, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, तो ये कुछ हैं। चलिए बाय द वे, अब हम आ जाते हैं टूथ डीके। टूथ डीके कब होता है इसकी बात करते हैं। टूथ डीके occurs when the pH when the pH of the mouth
is less than 5.5। तो अगर हमारे मुंह का पीएच, ठीक है, 5.5 है भाई, ये लिख देता हूँ इसे। तो अगर हमारे मुंह का पीएच क्या हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, टूथ डीके शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये कैसे हो जा रहा है, इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमारे दांत की, ठीक है, हमारे टीथ की जो सबसे, टूथ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, दैट इज द हार्डेस्ट वाइट लेयर, उसे क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। और वो इनामेल टूथ डीके में वही लेयर जो होती है वो करोड हो जाती है। अगर वो लेयर हट गई, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, अगर वो ख़त्म हो गई तो हमारा पूरा का पूरा जो टूथ होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। सो टूथ में इनामेल जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है, उसकी बात करते हैं। टूथ इनामेल is made up of is made up of calcium hydroxy apatite। और ये आपको कैल्शियम हाइड्रोक्सी इतना कॉम्प्लेक्स नेम पता नहीं लगेगा ये कौन सा कंपाउंड है, तो मैं बता देता हूँ सिंपली। ये क्या होता है, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है। तो आप ये बात माने कि ये क्या है, जो इनामेल लेयर होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट इज दिस CA3PO4 द होल ट्वाइस। और कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होता है, ये सॉल्टी है। तो ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना है उसकी बात कर लेते हैं। CO इज द होल ट्वाइस बेस से, और H3PO4 एसिड से मिलके बना हुआ है। और ये जो CO इज द होल ट्वाइस जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एक वीक एसिड होता है। यानी कि ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक नेचर का है। तो ये एसिड से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो होता यही है। तो जब हमारे माउथ में एसिड का कंटेंट बढ़ जाता है तो वो क्या कर देता है, वो एसिड इनामेल लेयर से, इनामेल लेयर बोलो या कैल्शियम फॉस्फेट बोलो, बात एक ही है, उससे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही रिएक्ट होगा तो इनामेल लेयर क्या होती जाएगी, डिग्रेड होती जाएगी। ओके, सो दिस enamel layer get corroded when pH of mouth is less than 5.5। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्ट्स विद एसिड। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि इनामेल लेयर रिएक्ट्स विद एसिड। बहुत ही बढ़िया। अभी ये आप बोलोगे कि अब सर ये एसिड आता कैसे है हमारे मुंह में, हम एसिड तो खाते नहीं है, तो वो कैसे होता है, हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम या हमारा माउथ एसिडिक कैसे हो जाता है, उसकी वजह भी बताता हूँ। इफ द फूड पार्टिकल्स, अगर हमारे दांतों में, ठीक है, हमारे दांत में या मुंह में कुछ बचे हुए फूड, खाना खाने के बाद अगर हमने मुंह अपना अच्छे से साफ नहीं किया तो कुछ बचे हुए फूड पार्टिकल्स उसके अंदर रह जाएंगे। और उन फूड पार्टिकल्स पे हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, उन फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड कर देता है और एसिड प्रोड्यूस कर देता है। और वही एसिड जो होता है हमारे माउथ को एसिडिक बना देता है। So this is the reason why our mouth become acidic. The food particle remains in our mouth
then bacteria degrades the food and produces acid, and which is responsible for tooth decay, और यही एसिड से टूथ डिके होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ टूथपेस्ट की भी बात कर लेते हैं भाई। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा दांत खराब नहीं होंगे, दांत खराब नहीं होंगे, और सुबह शाम क्या करो, टूथपेस्ट करो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है। तो सफाई वगैरह हमारे दांतों का करना वो तो अलग कंसेप्ट हो गया। इन व्यू ऑफ पीएच, अगर पीएच के व्यू से देखें तो ये क्या करता है, बेसिक नेचर का होता है। तो अगर हमारे मुंह में कुछ एसिड प्रेजेंट भी है तो टूथपेस्ट क्या कर देता है, जब हम उसे अप्लाई करते हैं अपने दांतों में, तो ये उस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसी वजह से टूथपेस्ट क्या होता है, हमें हमारे दांतों को बचा पाता है डीके होने से। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। हमारा अगला एप्लीकेशन जो है, आई थिंक दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन, तो वो है भाई सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स टू केमिकल वॉरफेयर। वॉरफेयर बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा आपको नाम सुनने में, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं ये। तो आगे बात करते हैं भाई, देखिए। तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या कैसे अपने आप को अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, ठीक है, अपने आप को कैसे बचाते हैं बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स का यूज करके। तो बेसिकली केमिकल नहीं है, वो एक एसिड ही है, फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड से अपने आप को बचाते हैं। सो बात करूं अगर एनिमल्स की, तो वो हो गए हमारे बी और स्नेक हो गया, ठीक है। जब भी कभी हमें मक्खी काटती है या हमें स्नेक सांप काटता है, तो वो जब भी हमें काटता है तो हमारी स्किन के अंदर वो कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से क्या होता है कि बर्निंग बर्निंग होती है और पेन होता है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ के आसपास भी नहीं आना चाहेंगे भाई, वरना तो सांप को कोई छोड़ता ही ना अगर वो काटता ना। तो यही वजह है, तो अपने आप को बचा पाते हैं, ठीक है, इस फॉर्मिक एसिड की वजह से ही। तो दिस इज द थिंग, मैं लिख भी देता हूँ। when when bee and snake bites, then it injects formic acid into our skin and protects themselves, अपने आप को बचा लेते हैं हमें नुकसान पहुंचा के। हाँ, बेसिकली उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। आत्मरक्षा बहुत ज़रूरी है भाई, सभी के लिए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। फॉर्मिक एसिड बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर वो माइल्ड अमाउंट में हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड से डेथ भी हो सकती है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाए। तो भाई ये खेल नहीं है, इससे ज़िंदगी और मौत का फैसला हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो। और भी बताता हूँ प्लांट्स कैसे अपने आप को बचाते हैं, कुछ प्लांट्स, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इन माउंटेन एरियाज, माउंटेन और हिली एरियाज जो मर्जी बोलो, अ वाइल्ड प्लांट, अ वाइल्ड प्लांट नेम्ड नेटल, जिसका नाम होता है नेटल,
ग्रोस, तो ये हिली एरियाज पे हमें मिलता है। एंड एट द टिप ऑफ इट्स लीव्स, इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके टिप पे क्या होता है, लीव्स, फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट। उसके टिप पे क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, एसिड इज प्रेजेंट। सो so when someone touches it, when someone touches it, it get injected into the skin। तो वही होगा जो जब हमें सांप काटने पे या बीके काटने से हो रहा था, वो नेटल लीव्स को अगर हम टच करेंगे तब भी कुछ ऐसा ही होगा। हमारे हाथ जो होगा या उंगली लग गई या पैर लग गया, जो भी लगे उस पर क्या हो जाएगा, पेन होने लगेगा और बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा भाई। तो नेटल लीव्स के भी आसपास कोई नहीं जाता है, बिकॉज वो क्या कर देती हैं, उनकी लीव्स के टिप पे ऊपर फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में वो इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन नेटल लीव्स पे माउंटेन एरियाज पे इसीलिए आप अगर गए हो तो वहाँ पे वार्निंग लिखा भी होता है, जगह जगह पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि किसी भी इधर उधर मतलब किसी पेड़ को टच ना करें, वो इसीलिए लिखा होता है। और इसका एक इलाज भी होता है। अब ये कमाल की बात है कि इसकी रेमेडी जो होती है, रेमेडी मतलब घरेलू इलाज, ठीक है, इसकी रेमेडी जो होती है, अगर नेटल लीफ को कोई टच कर दे तो इसका जो इलाज होता है वो उसी के ही बगल में ही होता है। नेटल लीव्स के पास में एक प्लांट जो होता है वो जिसका नाम होता है डॉग प्लांट। डॉग प्लांट भी ग्रो करता है। और डॉग प्लांट कैसा होता है, उसका वो उसका जो लीव्स होती हैं या डॉग प्लांट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो अगर किसी ने नेटल लीव्स को टच कर दिया है तो उसके स्किन में कौन सा एसिड चला जाएगा, फॉर्मिक एसिड चला जाएगा, जिसकी वजह से पेन होगा और बर्निंग भी होगी। और उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो वो डॉग प्लांट से कर सकते हैं, क्योंकि डॉग प्लांट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। आप डॉग प्लांट को उसके ऊपर अप्लाई करो, ठीक है, अफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई करोगे तो जो एसिड होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम दैट पेन। सो ये भी कमाल की चीज़ थी, बहुत बढ़िया है। डॉग प्लांट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, अब तुम में से कुछ बच्चे अभी सोचो कि सर बहुत ही बढ़िया, सर ने तो बोला था नेटल लीव्स के आसपास ही डॉग प्लांट भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी ना हुई वो आपको ना भी नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तुम सोचो कि नेटल लीव को टच कर देते हैं फिर डॉग प्लांट तो है ही हमारा, बट ऐसा है नहीं है, ज़रूरी नहीं आपको मिले। तो वो भी लिख लेते हैं, डॉग प्लांट generally grows besides nettle plant and is basic in nature. So, so if someone touches the nettle leaves, then apply dog plant, ठीक है, जो भी उसकी लीव्स वगैरह, dog plants on the affected area। तो जहाँ पे भी उसने टच किया होगा वहीं पे डॉग प्लांट को भी लगाएं, उससे सही हो जाएगा, बिकॉज डॉग प्लांट इज ए बेसिक इन नेचर, सो हेयर न्यूट्रलाइजेशन विल अकर। तो यही था भाई। तो ये हमने सारी ही क्या पढ़ ली, सभी हमने जो भी पीएच के एप्लीकेशन थे हमारे डे टू डे लाइफ में हम वो पढ़ चुके हैं। सो इस चैप्टर का जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो लास्ट पोर्शन है वो केवल रह गया है स्टडी ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। कुछ केमिकल कंपाउंड्स की हमें स्टडी करनी है,
उनके प्रिपरेशन के बारे में बात करनी है, उनके यूजेस के बारे में बात करनी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ओके, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी, तो आप लोग बता सकते हो भाई। ओके, और किसी भी तरीके का अगर आपका कोई सजेशन है अब वो भी लिख सकते हो। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब। तो मैं देख रहा था कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, पढ़ लिख के चले जाते हैं बच्चे, तो वो भी करें भाई। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।